बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखेंगे कि जो केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और इनके हम आंसर्स भी देखेंगे और इन पे डिस्कशन भी करेंगे। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है केटाइन और इनाइन वाले पोर्शन से, जहाँ पर आयंस है मैंशनड है। तो क्वेश्चन वहाँ से इस तरह आता है कि वाई केटाइंस फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आपको कंसेप्ट तो हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें एनर्जी यूज़ होती है, यानी कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज़ यूज्ड, दे आर टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब भी हम इसका आंसर करेंगे नंबर 1 पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन करेंगे, फिर हम बताएंगे कि केटाइन कैसे फॉर्म होता है, क्यों केटाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि केटाइन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है केटाइन पे। तो जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पड़ेगा। और देखिए, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है तो हमें वहाँ पे एनर्जी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि ये कोई एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे सब पे माइनस चार्ज है, तो न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट में मूव करवाएगी। और हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, इस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एनर्जी देना पड़ेगी। इतनी एनर्जी देना पड़ेगी कि जो ये बॉन्ड इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो ब्रेक डाउन हो जाए और ये यहाँ से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ी है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखें, cation is formed when electron is removed from the atom. To remove the electrons we have to provide energy which is called as ionization energy. तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है लोअर क्लासेस में, कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो जो केटाइन फॉर्मेशन है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पोर्शन में से है, वो एनाइन में से है। तो क्वेश्चन इस तरह है कि वाई फॉर्मेशन ऑफ मोनोनेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि जो मोनोनेगेटिव आयन्स हैं वो क्या हैं। मोनोनेगेटिव वो वाले आयन्स हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज हो। तो -1 चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करना पड़ेगा। तो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हम क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं और हम उसका सिर्फ वैलेंस शेल ड्रा करेंगे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट है वो वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन ऑर्बिट्स। जो ये वाले इनसे उसकी एनर्जी हाई होगी। अब इसको यहाँ पर आना है, ऐड अप होना है, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिफरेंस है वो रिलीज़ करेगा उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी को, और इस तरह ये क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा इस प्रोसेस में यहाँ पे ऐड अप होने के लिए। तो इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन की है, बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनायन नहीं लिख सकते, इनायन अब डाई नेगेटिव इनायन भी होते हैं। यहाँ पे लिखना है मोनोनेगेटिव आयन या एनायन लिख सकते हैं। मोनोनेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम, और ये साथ न्यूट्रल मस्ट लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम द एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पे रिलीज़ होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट वाली साइड पे आएगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई है। इस तरह ये जो रिएक्शंस हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोनोनेगेटिव एनायंस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और इसकी एग्जांपल आप जनरल एग्जांपल इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक हमारे पास नॉन मैटर्स है, ठीक है, हेलोजेंस कंसीडर कर ले इसे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड अप किया है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये मोनोनेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसे हम क्या कहेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ मोनोनेगेटिव आयन है वो एक्सोथर्मिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन में से है और वो भी इनायन में से है। कहते हैं क्वेश्चन इस तरह है कि आपने पीछे देखा है कि जो मोनोनेगेटिव आयंस बना है वो क्या था, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हमने डाई नेगेटिव आयन बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। वाई? तो इसकी रीज़न ये है, देखें, फॉर्मेशन ऑफ मोनोनेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक। आप लोगों ने पीछे देखा है कैसे, क्योंकि उसमें हम एक न्यूट्रल एटम के जो मोनोनेगेटिव आयन जब बनाना है तो ये एक न्यूट्रल एटम है और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास मोनोनेगेटिव आयन बन गया। अब देखिए हमने जब डाई नेगेटिव आयन बनाना है तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो मोनोनेगेटिव आयन होगा, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पे मोनोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स, इन पे नेगेटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इनको एनर्जी देना पड़ेगी और इस तरह जो डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर आयंस के पोर्शन में से क्वेश्चन आता है कि हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर हम जनरल एक इसकी डेफिनेशन देखेंगे मॉलिक्यूलर आयंस होते क्या हैं। तो मॉलिक्यूलर आयंस हम किनको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज हो। अ मॉलिक्यूल दैट हैव सम चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब चार्जेस कितनी तरह के हो सकते हैं, चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव कब आएगा, जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और नेगेटिव कब आएगा, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब बेसिक हमारा क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे मॉलिक्यूलर आयन की, ठीक है। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे कैसे। तो मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव। नेगेटिव जिस पे उसको हम कैथोड कहते हैं। जब हम कैथोड और एनोड को पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे इनके दरमियान, कैथोड और एनोड के दरमियान जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतने ही तेज़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेटेड है किसके साथ, जो वोल्टेज अप्लाई किया है कैथोड और एनोड के साथ। अब देखिए हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये वाला, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वाला, ठीक है। इसमें ये वाला क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमने क्या किया, इधर कैथोड लिया, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो ये हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वोल्टेज अप्लाई किया है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में मूव करना शुरू करेंगे। इनके रास्ते में जब कोई मालिक्यूल आएगा तो ये उस मालिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर देंगे। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आए इसके साथ स्ट्राइक किया, उसकी एनर्जी बहुत हाई है, वो यहाँ पे कैप्चर नहीं हो सकता, वो भी यहाँ से स्केप कर जाएगा। और जो यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसमें से रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीशीज़ बनेंगी वो क्या होगी,
वो हमारे पास एक केटायन फार्मेशन हो जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक मॉलिक्यूलर आयन है और ये प्रोसेस डिस्चार्ज ट्यूब्स में होता है। जो ट्यूब्स लाइट हम घरों में यूज़ करते हैं उनमें भी यही प्रोसेस होता है। जो उनमें गैस हीलियम या हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं वो आयोनाइज होती है और आयनाइजेशन के बाद जब वो ग्लास के साथ स्ट्राइक करते हैं आयंस तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह मॉलिक्यूलर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इसी से क्वेश्चन आता है कि वाई केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोस्ट अबंडेंट दैन इनआयनिक। तो हम अगर इसके प्रोसेस को देखें, प्रोडक्शन के प्रोसेस को, तो जो हम डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ केटायन ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो मोस्ट अबंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में से कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो बाकी क्वेश्चन हैं वो तो बुक में मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला था कि हाउ आइसोटोप्स आर सेपरेटेड इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो आयंस को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ सॉरी, मैस टू चार्ज रेशियो। यानी जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो जो भी उसमें हम जिस भी चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट कर रहे हैं तो आइसोटोप्स को वो सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस एंड चार्ज। तो अब वो कैसे सेपरेट करेगा, उसमें क्या मैकेनिज्म होता है वो देखते हैं कि आयंस ऑफ स्पेसिफिक m ओवर e रेशियो मैस टू चार्ज रेशियो मूव्स इन अ सर्कल ऑफ स्पेसिफिक रेडियस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स दीज आयंस आर मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम एक मैग्नेट फील्ड अप्लाई करते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है। इसी तरह हम जिस साइड पे नॉर्थ पोल है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट उधर नेगेटिव प्लेट इंसर्ट करेंगे और जिधर साउथ पोल है उधर पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो ऑपोजिट होना चाहिए। अगर इस परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ इधर बना है तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसका साउथ परमानेंट के नॉर्थ वाली साइड पे बनना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे कहेंगे, वो इंक्रीज़ होगा और इसकी इंटेंसिटी को कम करेगा क्योंकि इसके वो अपोजिट है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से गुज़रता है तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। यानी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें क्या होता है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है एक स्पेसिफिक रेडियस में। अब यहाँ पे हमने जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जो ये वाला पार्ट्स है, ये यहाँ पे थोड़े से एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया और ये फास्ट मूविंग वो हैं आइसोटोप्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है कोई, जो आयनाइज हुए हैं। जब ये इस फील्ड में से गुजरेंगे तो इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट करेगी और ये इनको एक सर्कल में रोटेट करा देगी। और जिनका मैस टू चार्ज रेशियो सेम है वो सेम रेडियस वाले सर्कल में रोटेट करेंगे और जिनके डिफरेंट हैं वो डिफरेंट। जिनके अब कम मैस कम है वो स्मॉल रेडियस में जाएंगे और जिनके मैस ज़्यादा हैं वो लार्जर रेडियस में जाएंगे। और वो ज़्यादा पाथ, अब ये जो गया है इसका पाथ जो है वो पाथ इंक्रीज़ हो जाएगा और ये डिटेक्टर पे लेट आएगा। तो जब ये डिटेक्टर पे बाद में आएगा और ये पहले आएगा तो ये इसकी रिकॉर्डिंग डिटेक्टर पहले कर लेगा इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में और बाद में ये सेकंड ग्रुप आएगा, फिर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इस तरह अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशियो जो है वो सेपरेट हो गए। अब इसका हम आंसर कैसे करेंगे कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसमें हम दो फील्ड यूज़ करते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड H, इलेक्ट्रिक फील्ड E is constant, then the radius in which ions are moved is directly proportional to the mass to charge ratio। अब देखें ये जो H है ये किसको शो कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड को, E इलेक्ट्रिक फील्ड को, R उनके रेडियस को। जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो M ओवर E चेंज होने से क्या चेंज होगा, सिर्फ रेडियस चेंज होगा कि जिस रेडियस में वो मूव कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे और जो
हमारे आइसोटोप्स हैं जिनका मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट है, वो क्या करेंगे, डिफरेंट रेडियस फॉलो करेंगे, और m ओवर e इज़ ग्रेटर दैन द मास ऑफ द आइसोटोप्स इज़ ग्रेटर। m ओवर e इज़ ग्रेटर व्हेन मास ऑफ आइसोटोप्स इज़ ग्रेटर। जब आइसोटोप्स का मास ग्रेटर है तो उसकी m ओवर e रेशियो भी ग्रेटर आई, क्योंकि मास डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और चार्ज डिनोमिनेटर में। So, isotope of greater mass would follow circular path of greater radius, and isotopes of smaller mass and smaller m over e ratio would move in smaller radius। तो जो स्मॉलर रेडियस में मूव करेंगे वो डिटेक्टर पे पहले पहुंचेंगे, और जो लार्जर रेडियस को फॉलो करेंगे वो डिटेक्टर में बाद में पहुंचेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारे आइसोटोप्स सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज ग्राफ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर शो। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें मास स्पेक्ट्रोमीटर का, तो इसमें क्या होता है, इससे हम तीन चीज़ें प्रीडिक्ट करते हैं ग्राफ में। इधर इसका मास नंबर होता है, जो भी आइसोटोप है उसका मास नंबर है। इस साइड पे उसकी होती है रिलेटिव अबंडेंस के रिलेटिव अबंडेंस। अब जो हमें ग्राफ रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर का शो होता है उसमें इस तरह लाइंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी आइसोटोप्स की सेपरेशन करवाई है तो उसकी 3 लाइंस अपीयर हुई हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये किसको शो करेंगे, 1 2 3 लाइंस। ये बताएंगे कि आइसोटोप्स जो हैं वो कितने हैं, आइसोटोप्स कितने हैं उसमें, 3 आइसोटोप्स हैं उसमें, और इनकी ये जो पोजीशन है ये उसका मास के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि उनका मास कितना है, कि उन आइसोटोप्स का मास कितना है। और इस पीक्स की जो हाइट है ये उनकी अबंडेंस देगी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो आइसोटोप्स है वो उस फॉर एग्जांपल जो हमने सिलेक्ट किए हैं एलिमेंट्स वो 100%, और उनमें से आइसोटोप्स की कितनी, फर्स्ट वन आइसोटोप की कितनी परसेंटेज है, सेकंड की कितनी है और थर्ड की कितनी है, ये उनकी हाइट हमें बताएगी। ठीक है, तो हम ग्राफ में से तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्राफ गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एंड सेकंड है हाइट। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव क्या है, एक दूसरे के रिलेट जो अबंडेंस है कि एक दूसरे की निस्बत एक ज़्यादा है या कम है। द पोजीशन ऑफ लाइंस ऑन एक्स एक्सिस गिव द मास ऑफ आइसोटोप्स। तो इसके साथ ये 3 पॉइंट्स लिखने और एक ग्राफ बनाना है। ऐसे हो सके तो इसे एक्सप्लेन कर दें कि इसमें 3 आइसोटोप्स हैं और ये उनका एक्स वाई जी लिख लें, या एक्स वाई जी उनके मैसेज हैं और इधर ए बी सी उनकी रिलेटिव अबंडेंस है। इसके बाद ग्राफ के बारे में एक और क्वेश्चन है कि इफ़ ग्राफ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर हैज़ 2 इक्वल लाइंस व्हाट डज इट मीन्स। अगर उसकी लाइंस 2 इक्वल लाइंस हैं तो वो क्या शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बताना है कि उसकी 2 लाइंस ये शो कर रही हैं कि उसके 2 आइसोटोप्स हैं और उनकी हाइट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो आता है वो है कि वाई वी कैन नॉट फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय डायरेक्ट मेथड इन कंबस्टन एनालिसिस। ये कंबस्टन एनालिसिस में से आता है। और अगर हम कंबस्टन एनालिसिस में देखें तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एक होता है जिसमें हम हीट करते हैं अपने सैंपल को, यानी कि हम बर्न करते हैं उसे, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन इससे एयर प्रोवाइड करते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है। फिर इसके आगे एब्जॉर्बर चैम्बर होते हैं, एक में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरे चैम्बर में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और तीसरे चैम्बर में से अदर गैसेस जो हैं वो बाहर एक्सपेल हो जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है तो कार्बन की हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो रही है तो हाइड्रोजन की अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं इस चैम्बर में, सॉरी इस चैम्बर में भी एब्जॉर्ब हो रही है, सेकंड में भी हो रही है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो यहाँ से एक्सपेल भी होगी बाहर। में भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन हो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगी तो NO2 की फॉर्म में या NO की फॉर्म में बाहर एक्सपेल हो रही है, तो इनके लिए एब्जॉर्बर चैम्बर नहीं है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो फाइंड करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रा डिफ़िकल्ट है।
तो इसकी क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑक्सीजन खुद सप्लाई कर रहे हैं, सेकंड है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई स्पेसिफिक चैम्बर भी नहीं है। सो इसकी परसेंटेज हम डिटरमाइन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और वो इनडायरेक्ट मेथड ये है कि हम जितनी परसेंटेज कार्बन की आई है और जितनी हाइड्रोजन की है उन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अगर इन दोनों की परसेंटेज ऐड करने से 100 आ जाती है तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज 0 होगी कि ऑक्सीजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टेप्स टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टेप्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, तो इनको ज़रा अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। सबसे पहले हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसमें से क्या करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स कि उसके एलिमेंट्स जो हैं उनकी कंपोजिशन फाइंड करें। फॉर एग्जांपल उसमें हाइड्रोजन है वो 37% है, कार्बन है वो 40% है, इस तरह हम उनकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज फाइंड करने के बाद देखिए परसेंटेज हमने किस में से फाइंड किया, 100 में से। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम अगर हमने अपना सैंपल लिया है तो उसमें से अगर 47% कार्बन आई है, इट्स मीन कार्बन कितनी है उसमें, 47 ग्राम। तो हम जब ग्राम किसी चीज़ के मैस को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मैस के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम एटम। ग्राम एटम मींस मोल्स। ग्राम एटम को क्या कहते हैं, मोल भी कहते हैं। और ये मोल की जगह जो एमडी कैट है उसमें ये मोल की जगह क्या लिखा होता है, अक्सर ग्राम एटम लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हम ग्राम एटम्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जितनी परसेंटेज आई है उसको मोलर मैस, अगर कार्बन है तो कार्बन का मोलर मैस कितना है, 12 है, तो उसके साथ डिवाइड कर देंगे। देन फाइंड द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखें एटॉमिक रेशियो हमने कैसे फाइंड करने, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 उसमें एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि उनमें से सबसे स्मॉल किसके मोल आए हैं, किसके ग्राम एटम है। जिसके ग्राम एटम सबसे स्मॉल है उसके साथ हम बाकी सारे ग्राम एटम्स को डिवाइड कर देंगे और उसे भी डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उनको डिवाइड करने के बाद वो जो रेशियो हमारे पास आई है, फॉर एग्जांपल वो रेशियो हमारे पास आ गई है 1:2:1। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, अब ये होल नंबर रेशियो है तो एज इट हम इनके सिंबल्स के नीचे इनके ये जो नंबर रेशियो आई है उसे लिख देंगे, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और अगर ये होल नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शंस में आ रही है, तो अगर फ्रैक्शंस में है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई है 1.3 रेशियो 3:1.3, तो हम इसे अब एक सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसे हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे सिंबल्स के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए, बच्चे पूछते हैं कि हम इसको फ्रैक्शंस में क्यों नहीं नीचे लिख सकते। देखें जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में वो फ्रैक्शंस में तो नहीं होते, वो कंप्लीट होते हैं। ये तो नहीं होता है कि किसी में 1.7 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पार्टिसिपेट करेगा या 2 करेंगे या 3, यानी कि होल नंबर में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टैचोमेट्री। स्टिचोमेट्री के पार्ट में उसमें कहते हैं कि जो स्टिचोमेट्री है वो क्या है और इसकी अजम्पशंस क्या हैं। ये वहाँ पे बहुत छोटी सी करके लिखी हुई है जिसको स्टूडेंट्स ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो सब कर जाएंगे, लेकिन अजम्पशन जो है उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या होता है, स्टैचोमेट्री बेसिकली एक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से देखना है कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे हम क्या कहते हैं, स्टैचोमेट्री। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्मेशन कर रहा है H2O। अब ये 2 मोल्स बनेंगे और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बैलेंस करेंगे जब। अब देखें इस रिलेशन से क्या हमें, इस इक्वेशन से हम स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल्स वाटर बनाती है, 2 मोल वाटर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। अब 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन में अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो
तो हमारे पास जो वाटर है वो कितने ग्राम फॉर्मेशन होगी। तो ये 32 है, तो इसके एक मालिक्यूल का कितना मोलर वेट होता है 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम्स। तो ये वाटर के ग्राम्स आ जाएंगे। इससे हम क्या करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट इतनी है तो हमारे पास प्रोडक्ट कितने बनेंगे, और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एजम्पशंस क्या हैं, एजम्पशन ये हैं कि ऑल रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और एंड नो साइड रिएक्शंस अकर्स। तो इस पॉइंट से क्या शो होता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फिर हम नहीं यूज़ कर सकते। तो अब स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन में नीचे ये भी लिखना है कि इसमें हम कौन कौन से, ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन से रिलेशन फाइंड करते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। मैस टू मैस, मैस टू मोल, मोल टू मैस एंड मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का इतना मैस है, प्रोडक्ट का कितना होगा, रिएक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ इट इज़ आइडेंटिफाइड। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये भी लिंक्ड है स्टैचोमेट्री कैलकुलेशंस के साथ। अब देखिए लिमिटिंग क्या होगा, लिमिटिंग सॉरी, लिमिटिंग वो होगा जो लिमिट में, यानी कि जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट थे ए और बी, वहीं हाइड्रोजन वाली एग्जांपल ले ले, ये हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये फॉर्मेशन हो रही है H2O। अब देखें ये 2 मोल्स थे, ये भी 2 थे। अब ये 2 मोल ये कितने हो गए 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करती है 36 ग्राम वाटर फॉर्मेशन करती है। अगर सपोज मैंने ऑक्सीजन इधर 16 ग्राम ले लिए, 16 ग्राम ले लिया, तो हाइड्रोजन उतने लिए और ऑक्सीजन 16 ग्राम ले लिया। तो अब हाइड्रोजन एक्सेस में है, ये ज़्यादा है, तो पहले कौन सी चीज़ कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या होगा फिर, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम इसे लिमिटिंग तो ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब देखें इसने किया क्या है, ये एक तो जल्दी कंज्यूम हो गया और दूसरा ये प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल करेगा। यहाँ पर अब हमारे पास 36 ग्राम वाटर नई फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास जो वाटर बनेगा वो भी 18 ग्राम ही बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी किसने कंट्रोल की है, ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन ही जल्दी कंज्यूम हो गया, इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन रिएक्टेंट्स। जो हमें गिवन रिएक्टेंट्स दिए हैं, जो उसने कह दिया कि इतने ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन और इतने ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो ग्राम्स दिए हैं उसे हम मोल्स फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे और क्या करेंगे कि हर रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। आइए फिर एग्जांपल देखते हैं, वही हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन था, ये 2 मोल्स थे, और वाटर था, ये भी 2 मोल्स थे। अब हमने देखा 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसके साथ 32 ग्राम क्या फॉर्मेशन हो रही है वाटर, और जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है, तो उसके साथ वाटर सॉरी 36 ग्राम वाटर फॉर्मेशन हो रही। ठीक है, अब ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब हम जो हमें गिवन मैस दिया हम उसके साथ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एज इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में जो हमने मोल्स निकाले थे हम उनको यूज़ करके अब अपने प्रोडक्ट
कैलकुलेट करेंगे किसके साथ प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। तो देखें, अगर उसने हमें दिया था फॉर एग्जांपल, उसने हमें हाइड्रोजन जो है उसके 2 मोल्स दे दिए, और ऑक्सीजन जो है उसने कहा O2 जो है वो 5 मोल है, यानी कि ये एक्सेस में हो गया। तो बताएं कि H2O फॉर्मेशन हो रही है, तो बताएं इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें बैलेंस करना मस्ट है। अब हम देखेंगे कि ये 2 मोल्स के साथ कितनी फॉर्मेशन हो रही है, 36 ग्राम, या मोल्स का मोल के साथ रिलेशन 2 मोल ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ कितने, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कितने बन रहे हैं, 2 मोल। और अगर ऑक्सीजन के 5 मोल लें तो ये कितने होंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाएंगे, 10 मोल हो जाएगा वाटर। अब उसने हमें गिवन में क्या दिया है, सॉरी अब एक एग्जांपल के साथ हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, इसके 2 मोल्स से वाटर भी 2 मोल्स है। अब उसने हमें गिवन में हाइड्रोजन के जो मोल्स दिए हैं वो 1 मोल आए हैं, और ऑक्सीजन के जो मोल्स दिए हैं वो उसने हमें 5 मोल दे दिए। अब हम देखेंगे कि अपने रिएक्टेंट से पहला स्टेप क्या था कि इनके मोल्स बना ले, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन का देखें तो ये 1 मोल कितने मोल बना रहा है, वाटर 2 मोल। और अगर हम ऑक्सीजन के 5 मोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 मोल हो जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स बना रहे हैं, 2 मोल्स, और सॉरी 4 मोल्स हैं, या 2 मोल, हाँ 2 मोल हैं, सॉरी, कि जो 2 मोल हैं वो कितने बना रहे हैं, 2 मोल्स। और गिवन में हमें उसने कितने दिए हैं, 1 मोल। तो 1 मोल कितने बनाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इक्वल टू 1 मोल। अब हमने देखना है कि कौन से रिएक्टेंट ने मोल्स कम बनाए हैं प्रोडक्ट के। तो किससे कम बने हैं, जो हाइड्रोजन है उससे बने हैं। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बाद है वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखें, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। एक तो होता है हम थ्योरेटिकली उसे लिख देते हैं कि जैसे कोई एक केमिकल इक्वेशन है, ये हमने उसे देख के बता दिया। जैसे अभी देखे कि वाटर का हमने कहा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में 36 ग्राम वो बनाएगी वाटर। लेकिन अगर हम इसे एक्सपेरिमेंटली करें तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हासिल नहीं होंगी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो वो है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले रहे हैं, और एक वो है जो हम एक्सपेरिमेंट से ले रहे हैं। इस तरह हमारे पास यील्ड भी 2 तरह की होगी। यील्ड किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस में। तो 2 तरह की यील्ड होती है, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड और एक होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ज़्यादा ही होगी, वो हमेशा ही ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसमें जो हमने कोई कंडीशन नहीं उसमें देखी, कि ना हमने उसमें उसमें कहा है कि हमारे रिएक्टेंट वेस्ट हुए हैं, ना साइड रिएक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस हमने इक्वेशन बैलेंस की और बता दिए इतने। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल, तो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी, कि आप प्रैक्टिकली इन एक्सपीरियंस वर्कर के जो प्रैक्टिकल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन लगा रहा है उसे पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे कोई पता नहीं है कि कौन सी कंडीशन पे मेरी यील्ड ज़्यादा आएगी, मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, वेस्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट या नहीं हो रहे। इसके बाद है सेकंड है कि लॉस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स लाइक फिल्ट्रेशन। क्या आपने रिएक्टेंट को प्योरीफाई करने के लिए फ़िल्टर किया है तो आपके रिएक्टेंट उधर वेस्ट हो गए, या आपने प्रोडक्ट जो बनाई उसे फ़िल्टर करके सेपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो उसका लॉस हो गया। इसके बाद सेपरेशन तकनीक्स, जैसे आप सेपरेट करने के लिए फ़िल्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद डिस्टिलेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे कुछ वेस्ट जो है वो रिएक्टेंट जो है या प्रोडक्ट वो वेस्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन में वेस्ट हो जाएगा। वॉशिंग में जब हम उसे साफ़ वगैरह कर रहे हैं, वॉशिंग यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनी हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हमेशा एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही आएगी।